स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड्स में या फिर दोनों में? लेकिन अगर दोनों में इन्वेस्ट करना है तो किसमें कितना पैसा लगाएं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो फ्रेश इन्वेस्टर से लेकर जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हैं दोनों को परेशान करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। आज फिनोलॉजी में करते हैं इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व। शुरू करने से पहले अगर आप स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में बिल्कुल ही नए हैं तो पहले यह जरूरी है कि आप समझ लें कि डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग क्या होती है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग क्या होती है। लेकिन वो सब कुछ मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में जानते हैं। आप अगर नहीं जानते हैं तो ये दो वीडियोस हैं जो मैंने बनाए थे, आप इनको देख सकते हैं। दोनों ही वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब सीधा मुद्दे पे आते हैं, स्टॉक्स ज्यादा बेटर है या म्यूचुअल फंड? इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। एक एग्जांपल लेते हैं, गाड़ी खुद चलाना बेटर है या ड्राइवर रखना बेटर है? क्या बेटर है? अब इसका आंसर आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा ना। क्या आपको गाड़ी चलाने का शौक है, क्या आप एंथुजियास्ट हैं और आपको ड्राइविंग में मजा आता है, या आपको बहुत थकान लगती है, आप वो नहीं ही करना चाहते, क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं, वो सेकंड बात है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि आपको गाड़ी चलाने के लिए कोई रखना चाहिए या खुद गाड़ी चलानी चाहिए। म्यूचुअल फंड्स भी वही है, आपकी इन्वेस्टमेंट की गाड़ी चल रही है, स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करके आपको वो गाड़ी खुद चलानी है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आपको अपनी इन्वेस्टमेंट गाड़ी चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए जिसको हम फंड मैनेजर बोलते हैं। अब देखिए, अगर आप गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर रखेंगे तो उसके बेनिफिट क्या है? हो सकता है वो गाड़ी आपसे ज्यादा अच्छी चलाए, वो प्रोफेशनल है, उसका ये काम है, तो उसने ज्यादा गाड़ी चलाई हुई है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो बेटर गाड़ी चलाएगा। इसका नेगेटिव क्या है? वो आपके जैसे आपकी गाड़ी का ख्याल नहीं रखेगा क्योंकि वो उसकी गाड़ी नहीं है, वो आपकी गाड़ी है। तो जितना प्यार आप अपनी कार से करते हैं वो नहीं करेगा। ये इसका कौन है। अब इसी से हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के पहले प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं स्टॉक्स में प्रोज एंड कॉन्स डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के, और उसके बाद मैं आपको इस वीडियो के एंड में क्लियरली बताऊंगा कि आपको अपने कितना परसेंट पैसा स्टॉक्स में लगाना चाहिए, कितना परसेंट म्यूचुअल फंड में। इसका एक क्लियर आंसर आपको हमेशा के लिए मिल जाएगा। तो चलिए पहले मैं एक ब्रीफ कर देता हूं म्यूचुअल फंड क्या है। देखिए, म्यूचुअल फंड जब मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूं तो मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूं, यानी ये म्यूचुअल फंड्स भी स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं। तो अब डायरेक्टली स्टॉक्स में आपको जो कंपनी पसंद आ रही है, आपको ये कंपनी पसंद है, आपने उसमें पैसा लगा दिया। म्यूचुअल फंड्स में ये होता है कि आपके पास टाइम नहीं है या आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं है, आपके पास थोड़े से पैसे हैं जिसको आप हर महीने लगाना चाहते हैं। तो आप सोचते हैं कि एक एक्सपर्ट है जो कई सालों से इसी इंडस्ट्री में है, एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है, मैं उनको अपना पैसा देता हूं, वो मेरे जैसे बहुत सारे लोगों से पैसा कलेक्ट करेंगे और मेरे बिहाफ पे स्टॉक्स खरीदेंगे। तो चलिए म्यूचुअल फंड के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं। पहला प्रो मैंने आपको बताया कि वो टीम ऑफ एक्सपर्ट हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल नहीं है तो नॉलेज वाइज वो लोग आपके ऊपर है। तो यहां म्यूचुअल फंड को चलो काउंटडाउन चलाते हैं, कितने प्लस कितना माइनस। तो यहां म्यूचुअल फंड हो गया +1, एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट वहां ज्यादा है। दूसरा, क्योंकि वो हजारों करोड़ रुपए लोगों के मैनेज कर रहे हैं और वो फंड का बाजार में नाम है, उनकी कंपनी से रिलेशन है, तो उनको कंपनी के ओनर से सीधा डिस्कस करने का मौका मिलता है कि कंपनी के क्या प्लान है, कंपनी का रिजल्ट खराब आया तो क्यों आया, सारी चीजें वो कंपनी के ओनर से। कोई बड़ा फंड है तो शायद वो मुकेश अंबानी से भी डायरेक्टली बात करता हो, तो उनकी रीच और उनके पास इंफॉर्मेशन हमसे ज्यादा है। म्यूचुअल फंड हो गया +2। तीसरा, म्यूचुअल फंड के कारण आपको थोड़े पैसे में मिलता है बड़ा डाइवर्सिफिकेशन। जैसे आपके पास 500 रुपए है, आपको 500 रुपए महीना लगाना है और आपको चाहिए MRF का शेयर जो एक शेयर ही 80,000 का है, आयशर मोटर्स का शेयर चाहिए जो 25-30 हजार का है, तो आप कैसे खरीदेंगे? लेकिन क्योंकि म्यूचुअल फंड आप जैसे बहुत सारे लोगों से 500-500 रुपए ले रहा है और अगर उसके पास 80,000 रुपए 80,000 रुपीज आ जाए तो वो उससे मिलके एक MRF का शेयर ले लेगा और आप सबको म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स दे देगा। यानी थोड़े पैसे में आपको ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है। म्यूचुअल फंड्स हो गया +3। चौथा, आपके पास टाइम नहीं है, आप अपनी लाइफ में बिजी हो, आप अपना बिजनेस करोगे, जॉब करोगे या बैठ के स्टॉक्स ढूंढोगे, तो आपको कुछ नहीं करना और आपके पैसे पे और पैसा बनता जा रहा है। कन्वीनियंट। म्यूचुअल फंड हो गया +4। अब ना थोड़े कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं। जो मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड वालों को मैनेजमेंट का एक्सेस है, वो चाहे तो मुकेश अंबानी सर से भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इसका प्लस है, इसका एक नेगेटिव भी है। हर कंपनी का ओनर अपनी कंपनी को बहुत अच्छे से बेच सकता है, अपनी कंपनी की इतनी अच्छी अच्छी तारीफ कर सकता है कि वो हर कोई जो उसको सुन रहा है उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है कि मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर लो। तो जब ये फंड मैनेजर भी उनसे मिलते हैं ना और ये इनको अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज दिखाते हैं, कागज पे बड़े बड़े प्लान्स दिखाते हैं, देखो हमको कहाँ से फंडिंग आने वाली है, तो फंड मैनेजर भी है तो इंसान ही ना, वो भी इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो मैनेजमेंट एक्सेस होना क्या प्लस है
मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे तो ये नेगेटिव लगता है। अनबायस्ड जो दिख रहा है दूर से, जो कागज पे छपा है, उसके बेसिस पे निष्कर्ष निकालना बेटर है रादर देन मैनेजमेंट से जाके पूछना। वो तो अच्छा ही बोलेगा, जो बुराइयां हैं उसको छुपाएगा, जो अच्छाइयां हैं उसको और अच्छे से दिखाएगा। तो ये प्रो नहीं है, बल्कि ये तो नेगेटिव है। इस कारण ही म्यूचुअल फंड के पास क्योंकि मैनेजमेंट एक्सेस है, उसके बावजूद वो गलतियां करते हैं। तो ये जो +4 हुआ ना, वीडियो एडिटर सर, इसमें से 1 माइनस कर दीजिए। दूसरा कौन? नौकरी भैया किसको प्यारी नहीं है? अच्छी खासी नौकरी है इन लोगों की, लाखों रुपए महीने मिलते हैं लोगों के पैसे से शेयर खरीदने के, इस चीज के लाखों रुपए की सैलरी मिलती है। नौकरी सबको प्यारी है। अब अगर आपको नौकरी बचानी है तो आप क्या करोगे? आप सोचोगे अरे पैसा बढ़े ना बढ़े, नुकसान ना हो, तो क्या करोगे आप? HDFC ले लोगे, TCS ले लोगे, इन्फोसिस ले लोगे, सारे सेफ स्टॉक्स जो हर कोई खरीद रहा है वो ले लोगे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरे फंड में भले ही 20% का रिटर्न ना आए, -20% ना हो, मेरे को रिस्क नहीं लेना, मेरे को सेफ रहना है। तो बहुत ज्यादा सेफ्टी ओरिएंटेड होते हैं म्यूचुअल फंड्स, ज्यादातर, सब ऐसे नहीं होते लेकिन ज्यादातर, और डिफरेंट पाथ लेने से डरते हैं ज्यादातर। अगेन मैं कह रहा हूं सब ऐसे नहीं करते, क्योंकि हर किसी को नौकरी प्यारी है ना। और क्या होगा, आप किसी फंड मैनेजर ने इन्फोसिस में निवेश किया और लॉस हो गया तो कोई उस फंड मैनेजर को बुरा भला नहीं बोलेगा, लेकिन उसने कोई अननोन सा अगर माइक्रो कैप ले लिया और वो डूब गया तो बहुत बदनामी होने वाली है उस फंड मैनेजर की, उसकी नौकरी जाएगी, किसी और फंड हाउस में नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो सबको अपना करियर प्यारा है, तो ये फंड मैनेजर्स रिस्क नहीं लेते, डिफरेंट पाथ नहीं लेते। और स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है हर्ड मेंटालिटी से अलग हटने में, जबकि सबसे ज्यादा हर्ड मेंटालिटी फंड मैनेजर्स ही फॉलो करते हैं। फंड मैनेजर कब कमाएगा? जब आपका पैसा उस फंड में आएगा। उसके लिए वो क्या करते हैं? खूब सारी पब्लिसिटी, नए नए NFOs, उसका PR, उसके फंड रिव्यूज और पता नहीं क्या क्या, क्योंकि जितना ज्यादा उस फंड में पैसा आएगा उतना ज्यादा उसका 1% हमको कमीशन मिलेगा। यानी कि उनको मतलब है ज्यादा से ज्यादा पैसा लाने में। रिटर्न्स जनरेट हो ना हो, नहीं हुए रिटर्न्स, स्कीम बदनाम हो गई, उसको बंद करो, नई स्कीम लॉन्च कर दो, पैसा आते रहना चाहिए। तो कई बार फंड हाउसेस, अगेन सारे नहीं, काफी फंड हाउसेस AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, कितना पैसा आया इस पे फोकस करते हैं, क्योंकि उसकी एक परसेंटेज इनको फीस मिलने वाली है। उनका इंटरेस्ट हर बार आपको पैसा बना के देने में नहीं है। हाँ, वो भी एक फैक्टर है, क्योंकि अगर रिटर्न अच्छा दिखेगा तो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देख के भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो अच्छा परफॉर्मेंस और AUM आएगा। लेकिन अगर रिटर्न अच्छा नहीं भी हुआ, ये फंड बंद कर देंगे और नए नाम से नया फंड चालू कर देंगे। 4 में से 1 नंबर बचे। चलो इसको भी हटा देते हैं, इसको 0 कर देते हैं। चौथा बड़ा कारण कि एंट्री और एग्जिट फंड मैनेजर के हाथ में नहीं है। देखिए, एक अच्छी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी तभी रिजल्ट ला सकती है जब मेरे हाथ में कंट्रोल हो कि कब मुझे पैसा लगाना है, कब मुझे पैसा डालना है। अब इसमें म्यूचुअल फंड में प्रॉब्लम क्या है? फंड मैनेजर को पता है कि मार्केट गिरा हुआ है, चीजें बहुत सस्ती हैं, मेरे को अभी सारे शेयर्स खरीदने हैं, बहुत सारे शेयर्स खरीदने हैं। लेकिन क्योंकि मार्केट गिरा है, लोग डरे हुए हैं, तो पैसा उस फंड से निकल रहा है। मुझे मजबूरी में सस्ते में शेयर्स को बेच के लोगों को उनका पैसा लौटाना पड़ेगा। जब मार्केट महंगा है, मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं तो बेच के कैश पे बैठना चाहता हूं, अभी कैश रखूंगा, इन्वेस्ट नहीं करता महंगे दामों में। बुल रन है, पैसा खूब आ रहा है, मुझे मजबूरी में शेयर्स खरीदने हैं, क्योंकि रेगुलेशंस ऐसी है कि मैं 1% के ऊपर, शायद 20 या 25% के ऊपर कैश नहीं रख सकता। तो एंट्री एग्जिट फंड मैनेजर के हाथ में नहीं है, वो लोगों के हर्ड मेंटालिटी के हाथ में है। जब आप एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो तो आप हर्ड से अलग चल सकते हो। लोग जब पैसा निकाल रहे हैं आप पैसा डाल सकते हो, लोग जब पैसा डाल रहे हैं आप पैसा निकाल सकते हो। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं हो पाता, उसे तो शेयर बेचने ही हैं अगर रिडम्पशन आ रहा है तो म्यूचुअल फंड्स हाई में खरीदते हैं, लो पे बेचते हैं, ये एक प्रॉब्लम हो जाता है। और इसमें म्यूचुअल फंड्स की गलती नहीं है, बाय स्ट्रक्चर ये ऐसा है कि अगर लोग ऐसा बिहेव करेंगे तो उनको मजबूरी में पैसा तो लौटाना पड़ेगा ना। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें से जो ज्यादातर पॉइंट्स हैं वो एक्टिव फंड्स के लिए। इंडेक्स फंड के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है? तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है एक्टिव वर्सेस इंडेक्स फंड्स को, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, और अगर वो आपकी क्वेरी है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। पहले शुरू करते हैं स्टॉक्स, डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में क्या बुराइयां हैं। पहला, आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा आपको सीखने के लिए, और उसके बाद कंपनीज को एनालाइज करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। हालांकि इस टाइम को कम से कम करने की कोशिश हमने की है टिकर के जरिए, जहां एनुअल रिपोर्ट, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, कंपनी से रिलेटेड न्यूज, सारा फाइनेंशियल डेटा, उनकी कॉन कॉल्स, बाकी ब्रोकरेजेस, रिसर्च फर्म्स उस कंपनी के बारे में क्या सोचती हैं, कंपनी का पास्ट ईयर का परफॉर्मेंस, ये सब कुछ आपको एक जगह पे मिल जाता है ticker.finology.in पे। लेकिन फिर भी कुछ टाइम तो आपको देना पड़ेगा। तो पहला नेगेटिव है कि टाइम देना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा।
सेकंड, डिसिप्लिन म्यूचुअल फंड में ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड की रेगुलेशंस ये हैं कि आप एक शेयर में एक म्यूचुअल फंड 10% से ऊपर नहीं लगा सकता, उसको मिनिमम इतनी कंपनियों में इन्वेस्ट करना ही है, बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। तो डिसिप्लिन ना अपने आप आ जाता है। जब हम खुद स्टॉक्स पे निवेश कर रहे हैं तो हमको कौन रोकने वाला है, हमको कौन टोकने वाला है। हम क्या करते हैं, 5 शेयर में अपना सारा पैसा लगा दिया, कई बार तो 2 शेयर्स में सारा पैसा लगा दिया, तो हम ना डिसिप्लिन नहीं रहते। इनफैक्ट एक सही पोर्टफोलियो कैसे बनाई जाती है, आपको अपने पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स रखने चाहिए, कितना % एलोकेशन रखना चाहिए, ये सारी चीजें ना मैंने इस वीडियो में कवर की है। तो ये वीडियो आपको ऊपर कार्ड में मिल जाएगा, इसे जरूर देख लीजिएगा। तो डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग के वीडियो एडिटर सर हो गया -2। अब थोड़े प्रोज डिस्कस कर लेते हैं। पहला, जो मैं कौन बोल रहा था ना कि आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा सीखने के लिए, ट्रैक करने के लिए, उसका बहुत फायदा है। आपकी नॉलेज कंपनी के बारे में तो बढ़ेगी, लेकिन ना आप दुनिया का हर बिजनेस समझ जाते हैं। अगर आप खूब ज़्यादा बजाज को एनालाइज करते हैं, बजाज ऑटो को, तो अगर आपने 5 साल की एनुअल रिपोर्ट पढ़ ली, कॉन कॉल्स पढ़ लिए, तो आप एक तरह से 2 व्हीलर इंडस्ट्री को समझ जाएंगे। अगर आपने 100 एनुअल रिपोर्ट्स अलग अलग इंडस्ट्री की समझ ली ना, तो ये मान लीजिए कि आपने दुनिया के 90% बिजनेसेस को समझ लिया। तो आप जनरली एक बहुत स्मार्ट इंसान बन जाएंगे, आपको दुनिया में हर चीज के बारे में पता होगा। तो अगर आप चाहें और थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं, हफ्ते में 4 घंटे भी देंगे ना, संडे को सुबह फर्स्ट हाफ में बैठ के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ ली 1 या 2, तो भी काफी है। 2-4 साल में आपका नॉलेज बैंक बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये एक एक्चुअली में प्रो है। सेकंड, एग्जिट एंड एंट्री आपके कंट्रोल में है। आप जब चाहेंगे पैसा निकालेंगे, आप जब चाहेंगे पैसा लगाएंगे। कब हर्ड के साथ चलना है, हर्ड के साथ, वैसे मोस्टली कभी नहीं चलना होता, लेकिन हर चीज आपके कंट्रोल में है। कोई और या फिर बाकियों के एक्शन आपके एक्शंस को गवर्न नहीं करेगा। आप ज्यादा इंडिपेंडेंट हो पाएंगे और ऑफ कोर्स क्योंकि आप रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, यू कैन डेयर टू बी डिफरेंट। तो अगर आपने सही से किया, इन्वेस्टिंग सही से किया, तो डेफिनेटली आपके रिटर्न्स म्यूचुअल फंड से ज्यादा हो सकते हैं। यहां हाई रिटर्न्स का पोटेंशियल है म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में, लेकिन उसका कॉन्ट्रा ये है कि अगर आपने सब कुछ अच्छे से नहीं किया, रिस्क को मैनेज नहीं किया, एनालिसिस अच्छे से नहीं किया, तो म्यूचुअल फंड से ज्यादा खतरा भी है। तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं, लेकिन पोटेंशियल और इंडिपेंडेंस जो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग आपके लिए लाता है, उसके कारण ये एक प्रो है। यानी कि डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग का स्कोर भी वीडियो एडिटर साहब हो गया 0, म्यूचुअल फंड्स भी 0, स्टॉक्स भी 0, यानी दोनों हैं बराबर। अब आपको यह देखना है कि आपके लिए क्या सूट करता है। इसका एक सिंपल थंब रूल मैं आपको बताता हूं। जो चीजों पे, जिस पैसे पे, जिस इन्वेस्टमेंट पे आपके गोल्स डिपेंड करते हैं, आपको हायर एजुकेशन के लिए जाना है, भाई बहन की शादी है, बच्चों की शादी है, कुछ साल बाद अपने पेरेंट्स के लिए घर खरीदना है, कार खरीदना है, अगर जो फिक्स्ड गोल्स हैं जिन पे आप रिस्क नहीं ले सकते ना, उस पैसे को आप म्यूचुअल फंड में लगाइए। जैसे आप फिनोलॉजी के कैलकुलेटर सेक्शन पे जा सकते हो, वहां हर गोल्स के लिए ना कैलकुलेटर्स हैं। जैसे आप सोचते हो आपको घर खरीदने के लिए 50 लाख रुपए लगेंगे, तो आपको वो बता देगा कि फिर आपको हर महीने कितना इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स में या अलग अलग एसेट क्लास में। तो अगर आपको 50 लाख रुपए का घर खरीदना है, तो ये कैलकुलेटर आपको बता देगा कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है। अब क्योंकि एक गोल उस पर डिपेंडेंट है, उस पैसे को आप म्यूचुअल फंड में लगाइए, क्योंकि आपको गोल तो मीट करना है ना, आप गोल पे रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपके पास गोल्स के अलावा कुछ सरप्लस पैसा है, जैसे अगर आप अभी स्टूडेंट हो और आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, या आपने ये सब के लिए आप इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हो, घर खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कार खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसके बाद भी कुछ सरप्लस है, यानी कुछ ऐसा पैसा, चाहे वो पॉकेट मनी हो या सरप्लस हो, जिसको यू कैन अफोर्ड टू लूज। अगर वो पैसा चला भी गया तो आपके गोल्स पे कोई फर्क नहीं आएगा। उस पैसे को प्लीज प्लीज स्टॉक मार्केट में लगाइए। थोड़ा बहुत शुरू में नुकसान भी होगा, लेकिन आप सीखेंगे और इन द लॉन्ग रन ना आप एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर होंगे। आपकी डेस्टिनी, आपका फॉर्च्यून, आपकी किस्मत आपके हाथों में होगी। आज से अगर आप शुरू करेंगे तो अगले 5-10 सालों में आप बहुत कुछ सीख सकेंगे, और उस समय आपके जब प्रमोशंस होंगे, सैलरीज बढ़ेंगी, आपके पास कैपिटल भी अच्छा खासा होगा, नॉलेज भी अच्छी खासी होगी और आप खूब पैसा बनाएंगे। प्रॉब्लम कहाँ आता है पता है? जब हम 30-35 के हो जाए, हमारे पास सैलरी तो आ रही है लेकिन स्किल नहीं है। अब खूब सारा पैसा आ रहा है, खूब सारा पैसा हम लगा भी रहे हैं, लेकिन हमको लगाना आता नहीं है और हम खूब सारा पैसा गंवा रहे हैं। तो जब तक आप उस एज पे पहुंचे, आप रेडी हो खुद इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि रिटर्न्स उसी में ज्यादा हैं। और वो तब होगा जब आप आज थोड़े पैसे से शुरू करेंगे। तो वो कुछ भी हो, चाहे आप महीने का 1000 रुपए लगाइए, 2000 रुपए लगाइए, लेकिन डायरेक्ट स्टॉक्स में कुछ लगाइए जरूर। अगर आप यंग हैं तो आप आज सीखेंगे तो कल को कई गुना पैसा कमा पाएंगे।
तो अगर मैं आपको कन्विंस कर पाया हूं कि आपको स्टॉक्स में डायरेक्टली भी इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके लिए आपको लगेगा डीमैट अकाउंट। और डीमैट अकाउंट में भी कंफ्यूजन है, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, कहां अकाउंट खुलें कहां नहीं, उसके लिए आपकी ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी है। इंडिया के बेस्ट ब्रोकर्स अब हैं select.phinology.in पे। कंपेयर करिए, अपना फेवरेट ब्रोकर चूज करिए, और क्योंकि आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का सोचा है, एक अच्छी आदत को आपने शुरू करने की ठाना है, तो हम आपको देंगे 1000 रुपए के रिवॉर्ड्स भी सिलेक्ट की तरफ से, अगर आप अपना डीमैट अकाउंट सिलेक्ट से खोलते हैं। सिलेक्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि ट्रस्ट में हर किसी को ये कंफ्यूजन होता है कि कौन सा पैसा म्यूचुअल फंड में और कौन सा पैसा स्टॉक्स में लगाना है। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।